हमारी स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने का संकल्प लेकर के हमें स्वतंत्र किया था, उसी दिन को आज हम बौद्ध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं इस आयोजक मंडल को, इसके तमाम कार्यकर्ताओं को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। यद्यपि इस बार ये कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और केवल 7 दिन के समय में इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर सके। निश्चित रूप से ये सब बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की उपस्थिति, आपकी भागीदारी, इसको देख करके लगता है कि अब ये कार्यक्रम एक आंदोलन बन चुका है। बिना किसी तैयारी के भी हम कार्यक्रम कर सकते हैं, इसे प्रतीत होता है। मुझसे पूर्व 2 बेहतरीन वक्तागण आपके बीच में आए। उपासिका अमन बौद्ध जो गुरदासपुर पंजाब से चल करके आई है, मैंने भी आज पहली बार इनको सुना है। यद्यपि 4 महीने मैंने पंजाब में बिताए हैं और इन 4 महीनों में वर्षावास में इस सारी टीम ने बड़ी सेवा की थी। मुझे भी एक बेहतरीन अनुभव मिला, लेकिन आज मैंने पहली बार सुना कि बाबा साहब के त्याग को, बाबा साहब के संघर्ष को और उससे मिली हुई उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का ऐसा भी एक तरीका हो सकता है, सलीका हो सकता है। उनके वक्तव्य में केवल शब्द नहीं थे, उनके वक्तव्य में भावनाएं थी। बाबा साहब की पीड़ा को समझने की अनुभूति थी, बाबा साहब से मिली हुई प्रेरणा थी और उसके साथ साथ दायित्व का बोध भी था। करना क्या है, लक्ष्य स्पष्ट था। तो मैं समझता हूं ऐसी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगी। यहां जितनी भी उपासिकाएं आई हैं, वे सब उनसे प्रेरणा लेकर के एक नए लक्ष्य के लिए काम करेंगी। और जैसा आप जानते हैं, हमारे प्रबुद्ध उपासक अशोक गौतम जी, जो ना केवल विद्वान हैं लेकिन एक प्रखर वक्ता भी हैं, उनके वक्तव्य में एक स्पष्ट संदेश होता है। तथ्यों के साथ करना क्या है ये भी स्पष्ट रहता है। आज उनका भी युवा जोश, उनका भी वक्तव्य समाज को दिशा देने के लिए बहुत प्रेरक रहा है। यद्यपि उनको और भी बोलना था, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता है, मेरे पास यहीं तक का ही समय था, क्योंकि मेरे कार्यक्रम बड़े व्यस्त रहते हैं। कल मैं इस समय जयपुर में था, आज आपके बीच में हूं और आने वाले कल में मैं आजमगढ़ में होऊंगा। तो दूरी भी तय करनी होती है, इस काम भी करना है। तो हो सकता है उन्होंने मेरी व्यस्तता को देख करके अपना विषय कम किया। आज मैं बहुत थोड़ी बात आपसे कर रहा हूं। पिछली बार, उससे पिछली बार मुझे आने का अवसर मिला और उससे पहले भी कई बार मैं आया हूं। ये स्थान बदलते रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम चलता रहा है और हर बार
मैं भी एक पाठ पढ़ा करके चला जाता रहा। एक अध्यापक का काम रहता है कि वो क्या पढ़ाया और क्या समझ में आया इसका भी मूल्यांकन करे। अगर हम इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो फिर यह उत्सव केवल नाच गाना देखना, आनंद मनाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। नाम भले ही उत्सव है, लेकिन हमारे जीवन के लिए यहाँ एक मार्गदर्शन है। हम उत्सव मनाते मनाते हर्ष और उल्लास के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को तय करने का संकल्प ले लें और यहाँ से प्रेरित होकर के जीवन निर्माण के विषय पर काम करने लगे। जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा था वैसा भारत बनाने का काम करने लगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य पूरा होगा। हो सकता है कि आज लोग बदल गए हों, पिछली बार कुछ और आए हों, फिर भी मैं उन बातों को दोहरा रहा हूं। आपने सोचा है कभी कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया? यह विषय किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। यह विषय मानवीय है, मानवता को सम्मानित करने का विषय है। हजारों वर्षों तक इस देश में आम व्यक्ति के लिए, जनसाधारण के लिए ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को पढ़ने का अधिकार था और वो अधिकार किसी और के पास ना चला जाए, उस अधिकार से समाज के और लोग लाभान्वित ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने इस मनुस्मृति को शासन का तंत्र बनाया और उस तंत्र के माध्यम से सभी लोगों के प्रगति के द्वार बंद कर दिए। एक ही वर्ग पढ़ सकता था, वो भी पुरुष पढ़ सकता था। महिलाएं तो शायद भूल गई। उस मनुस्मृति में किसी भी महिला को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकार अगर पढ़ने की कोई बात करता था तो उसको सजा मिलेगी। ये सजा मिलना एक जुल्म था, अपराध था। भारत में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। उस अधिकार के तहत डॉक्टर अंबेडकर पढ़ करके आगे आए। तब उन्हें समझ में आया कि समाज की प्रगति क्यों रुकी, समाज को आगे बढ़ने से किसने रोका, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान का होना नितांत आवश्यक था। फिर ज्ञान की प्राप्ति में इतनी बंदिशें किसने लगाई, तो पता लगा कि जो शासन करने का जो तंत्र है, विधान है, वो मनुस्मृति ही उसकी जिम्मेदार है। और जब तक मनुस्मृति के आधार पर शासन चलेगा तो ना किसी को पढ़ने का अवसर मिलेगा, ना किसी को समानता का हक मिलेगा, और स्वतंत्रता तो एक स्वप्न की बात ही बन करके रह जाएगी। पहली बार प्रतिबंधों के बाद भी एक व्यक्ति को पढ़ने का अवसर मिला और उसके बाद इस मनुस्मृति को जलाया गया। और जलाया भी क्यों गया? ये कोई योजना नहीं थी कि बाबा साहब तैयारी करके आए थे। बाबा साहब तो मानवीय अधिकार लेने के लिए महाड़ के तालाब का पानी पीने का आंदोलन लेकर के आए थे, लेकिन उस आंदोलन की जड़ में मनुस्मृति थी और मनुस्मृति से लाभान्वित लोगों ने न्यायालय में झूठा मुकदमा डाल करके कहा कि यह तालाब तो हमारी निजी संपत्ति है, और अंग्रेज सरकार का कानून भी उनके पक्ष में खड़ा था। तालाब पर जाने की मनाही हो गई थी। हजारों पुलिसकर्मी पहरेदार बन गए थे और जो समाज के ठेकेदार थे वो किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार खड़े थे। उसके प्रतिशोध में बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाने का निश्चय किया। और निश्चय करते समय दो बातें कही। पहली बात तो मैं इस मनुस्मृति को इसलिए जला रहा हूं
क्योंकि यह मेरी बुद्धि को नहीं जचती है। हजारों साल के इतिहास में भारत में किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के, जिसके पुरखों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ करके अपने ज्ञान की बदौलत शासन के इस तंत्र को चुनौती देने का काम किया कि ये मेरी बुद्धि को नहीं जचती है। पहली बार किसी ने बुद्धि की बात की। बुद्धि की बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन दूसरी बात बाबा साहब ने कही, मैं इस मनुस्मृति को इसलिए जला रहा हूं क्योंकि ये अमानवीय है, ये अमानवीय है। जब शासन तंत्र ही अमानवीय हो जाए तो उसे जलाना ही पड़ता है। बाबा साहब ने सिखाया और बाबा साहब ने एक एक पेज को पढ़ा, उसको फाड़ा, और साथ में एक ब्राह्मण खड़ा था जिनका मित्र ही था, वो अग्नि में डालने का काम करता रहा। ये प्रतीकात्मक था। आज हमें इस मनुस्मृति को जलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने उसकी जगह शासन करने के तंत्र के रूप में भारत का संविधान दे दिया है, जो लोकतंत्र के आधार पर है। समता, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय उसके सिद्धांत हैं। तो इसलिए हमें मनुस्मृति जलाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मनुस्मृति जलने के बाद, देश में भारत का संविधान लागू होने के बाद हमारा जीवन कितना सुंदर बना। ये समय ही हमारे लिए एक उत्सव मनाने का था। भावना आज यही है कि मनुस्मृति के खत्म होने के बाद जो भारत के संविधान से हमें जीवन मिला है, हमारे जीवन में जो उत्सव आया है, हम बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करें। प्रयास कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। प्रयास करना, उसकी शुरुआत और उसे लगातार चलाए रखना बहुत हिम्मत और जज्बे का काम रहता है। तो इस काम के लिए मैं आप सबको भी साधुवाद दे रहा हूं कि एक बात पता लगता है और आप चले आते हैं और एक काम आगे बढ़ता है। आज दूसरी बात जो मैं इसमें करना चाह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने जिक्र किया, आज फिर दोहरा रहा हूं, हमें इस व्यवस्था को भी नकारना है। बाबा साहब ने शासन व्यवस्था के तंत्र को खत्म करने का काम किया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश में भारत का संविधान है, इसलिए हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें भी समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। समाज के बीच में जो भेद की दीवारें हैं उन्हें गिराना पड़ेगा। आप लोग नारे लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, सारे मिलकर के बोलते हैं मानव मानव एक समान। क्या ये परंपरा है, मात्र नारा ही है या कोई सिद्धांत है? अगर ये सिद्धांत है तो हमें मानव मानव को एक समझना पड़ेगा, और एक समझने का अर्थ है आपको मनुस्मृति के आधार पर जो जाति की व्यवस्था थी, उस जाति की व्यवस्था को भी नकारना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा, और अपने समाज को एक जाति विहीन बौद्ध समाज की आकृति में ढलना पड़ेगा। कौन कौन है आप में से जो जाति को तोड़ने का तैयार है? हाँ, शाबाश, बहुत बहुत साधुवाद। एक कैमरामैन उनको दिखा दो, उधर घुमा लो एक बार। आप देख लो, इतने लोग हैं जो जाति को खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हाथ ऊपर करने में जितनी ताकत लगी, ताली बजाने में जितनी ताकत लगी, उससे कम ताकत में जाति खत्म हो सकती है। क्योंकि जाति को दीवार नहीं, जाति कोई ढांचा नहीं, जाति कोई आकृति नहीं, जाति कोई प्रकृति नहीं, जाति तो एक भाव है, और आपने स्वीकार कर रखा है। अगर आज घोषणा करो, घर में जाकर के घोषणा करो, धम्म की दीक्षा लेकर के घोषणा करो, और घोषणा में अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको इकट्ठा करो, और दीक्षा लेने के बाद घोषणा करो कि मैं आज से बौद्ध बना हूं। मेरे सारे पर्व, मेरी सारी परंपराएं, मेरे सारे प्रतीक और मेरे आचरण सदाचरण धर्म के अनुसार होगा। मैं आज से किसी भी जाति व्यवस्था को नकार रहा हूं, मेरी कोई जाति नहीं होगी, मानव मानव एक समान बुद्ध के सिद्धांत पर मैं जीवन यापन करूंगा।
प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, समय आ गया है। बाबा साहब को भी दुनिया से गए 67 वर्ष हो गए। हमने बाबा साहब की किसी बात को ठीक से नहीं स्वीकार किया। ठीक है, आप लोग पढ़ करके आ गए, इसमें सीधा लोभ था कि पढ़ाई के बाद नौकरियां सामने नजर आ रही थी, पढ़ाई की प्रयास किया, नौकरियों में आ गए, लेकिन जाति की बीमारी से मुक्त नहीं हो पाए। तीसरी पीढ़ी आ गई है बाबा साहब के बाद, तीसरी पीढ़ी भी जाति की बीमारी से ग्रसित है। क्या हमारे मन में एक करुणा का भाव नहीं होना चाहिए? जब हम यहाँ आकर के एक आवाज के साथ कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जब तक आप जाति का इस्तेमाल करोगे, जब तक आप जाति को साथ लेकर के चलोगे, विवाह शादी में जब तक जाति को ही स्वीकार करते रहोगे, तो जब तक मनुस्मृति एक बार नहीं 1000 बार भी जल जाए तो भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हमें अपमान जो मिलता है इस मानसिकता के कारण मिलता है। आज मनुस्मृति का कोई शासन नहीं है, लेकिन हम आज भी उसी स्मृति के द्वारा शासित हो रहे हैं। जब आप अपनी जाति की पैरवी करते हैं, जब आप अपनी जाति की बात करते हैं, जाति का महिमा मंडन करते हैं, जब आप अज्ञानता और अंधविश्वास में रह करके पूजा पाठ करते हैं, जब आप किसी के पास जाकर के नाम लेकर के ईश्वर का स्तुति गान करते हैं, जब आप उन्हीं परंपराओं में बैठ करके उन परंपराओं का प्रोत्साहन करते हैं, तो मान लेना आज भी मनुस्मृति के शासन के अधीन आपका मन चल रहा है, आपका मस्तिष्क चल रहा है। अगर उत्सव मनाना है तो मन को आजाद करो, मन को स्वतंत्र करो, अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटो। और ये बेड़ियां कोई लोहे की जंजीर में बंधी नहीं है, हमारे मन की भावनाओं में है। अगर इतना नहीं करेंगे तो आने वाली संतानें आप सभी को बुज़दिल, कायर और डरपोक कहेंगी। वो कहेंगे कि हमारे पुरखे सब कुछ उनके पास था, ज्ञान भी था, धन भी था, और दिल्ली जैसे महानगर में उनका घर भी था, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे जगह पर उनके पास आलीशान मकान भी था, कपड़े भी अच्छे पहनते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, लेकिन मानसिकता में गुलाम थे। सोच लो, आने वाली पीढ़ियों को उत्साह देना चाहते हो तो अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम शुरू करो। तालियां बजाने में कुछ लोग संकोच कर रहे हैं। मैंने तालियां बजाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था जब बात आजादी की आती है तो हम डरने लगते हैं। कभी ऐसा ना हो मैं आजादी की बात करूं, मेरा पड़ोसी नाराज ना हो जाए, आपका पड़ोसी खुश हो जाए, आपको गुलाम देख करके लड्डू बांटने लगे, तो क्या गुलामी स्वीकार करोगे? अभी हमारे एक वक्ता अमन बौद्ध जी ने कहा, महिलाएं गीत तो अच्छा गा रही हैं, बाबा साहब की जय जयकार कर रही हैं, लेकिन गुलामी के प्रतीक हाथ में पहन करके उत्सव मना रही हैं। हालांकि मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे बहाना मिल गया, सहारा मिल गया। एक और वक्ता दो होती तो हो सकता चुड़िया सारी निकल जाती। तो मुझे लगा कि कार्यक्रमों में महिला वक्ताओं की संख्या ज्यादा किया कर, क्योंकि हमारी बात तो मानी गई होती तो सबकी चुड़िया उतर जाती। चूड़ियों की बात तो बहुत दूर, पैर की बिछिया भी नहीं उतर रही, जो दिखती भी नहीं है। मानसिक रूप से आजाद हुए बगैर उत्सव नहीं होगा। और जो पुरुष मुस्कुरा रहे हैं, गुनाहगार तो आप ही हैं। आप प्रशंसा करते हैं चूड़ियां तो अच्छी लगती है, आप प्रशंसा करते हैं कि ये साड़ी अच्छी लगती है, और ये प्रशंसा का भाव ही महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप स्वतंत्रता की प्रशंसा करो। अगर कोई महिला बाल कटवा करके आए तो कहो कि आप बहुत सुंदर दिखती हो, आपके बड़े बाल अच्छे नहीं लगते थे, ये बाल अच्छे लगते हैं। कोई चूड़ी उतारे तो कहो कि चूड़ियां तो गुलामी का प्रतीक थी, अच्छी नहीं लगती थी, आज देखो बिना चूड़ी के आप अच्छी लग रही हो। और मैं उदाहरण दे सकता हूं, अमन जी एक बार आइए। मैं प्रशंसा के लिए नहीं बुला रहा, मैं हाथ दिखाने के लिए बुला रहा हूं। कोई चूड़ियां नहीं है, घड़ी है टाइम देखने के लिए, कोई मंगलसूत्र नहीं है। आइए जी, आप भी आइए, ऊपर आ जाओ।
इनको भी देख लो। ये स्नेहलता जी आपके नोएडा से ही हैं। आजादी का भाव अलग होता है, गुलामी का भाव अलग होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस धम्म उत्सव को आजादी के उत्सव में बदलना चाहिए। और आज इनको भी देखिए, आपके नोएडा की रहने वाली है, चूड़ियां भी नहीं है, गुलामी के प्रतीक भी नहीं है, सफारी पहन करके स्वतंत्रता के भाव में आज इस उत्सव का हिस्सा बनी है। इनको देखिए कितनी महिलाएं हैं, एक नहीं यहां बहुत सारी महिलाएं हैं। बस मैं एक बात और कहकर के बात को विराम दूंगा। इसी भाव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक मैं सूचना आपको देना चाह रहा हूं। 18 मार्च 1956 में बाबा साहब इसी दिल्ली से चल करके आगरा में गए थे। अब दिल्ली से बाबा साहब कहां कहां गए, दिल्ली वालों को तो कुछ लेना नहीं। नोएडा वाले दिल्ली वालों के बड़े भाई छोटे भाई हैं, इनको भी कुछ लेना नहीं। लेकिन आगरा वालों ने तो जिम्मेदारी को समझा है। 18 मार्च को बाबा साहब के आगमन की स्मृति में प्रतिवर्ष वहां एक बहुत बड़ा धर्म कारवां होता है। पिछले वर्ष तो बुद्धा पीस मार्च भी हुआ था। प्रतिवर्ष हम उस कार्यक्रम को किसी न किसी उद्देश्य के लिए आयोजित करते हैं। एक बार हमने युवाओं के लिए किया, एक बार महिलाओं की आजादी के लिए किया, एक बार व्यापार को स्थापित करने के लिए किया, एक बार बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ को स्टील के पन्नों पर अंकित करके दुनिया की सबसे भारी पुस्तक बनाने के रूप में किया। एक बार बाबा साहब का हमने 125वां जन्मदिन मनाया। 1,25,000 लोगों ने एक साथ बैठ करके धम्म ग्रंथ को पढ़ा। सारी बातें तो मुझे भी याद नहीं आ रही क्योंकि याददाश्त थोड़ी कम हो गई। फिर भी इस बार जो 18 मार्च आ रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बार का 18 मार्च हम महिलाओं की आजादी को दोबारा से समर्पित करने के लिए मना रहे हैं। इस बार का कार्यक्रम महिलाओं की आजादी को समर्पित होगा और उसका थीम है, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अगर कोई नोएडा में आकर के बाबा साहब मापने लग जाएं कि समाज की प्रगति कैसी है, तो फिर उन्हें 56 से पहले का ही समाज याद आएगा, क्योंकि घर तो सुंदर बन गए, जीवन सुंदर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि अब ये बाबा साहब का सूत्र, समाज की प्रगति को मापने का पैमाना घर घर में जाना चाहिए, ताकि हम 18 मार्च को खड़े होकर के कह सके कि बाबा साहब मापो, आज समाज की प्रगति को मापो। ये लाखों महिलाएं बता रही हैं कि आपके बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके हम जीवन को सुंदर बना पा रही हैं, हम स्वतंत्र बना पा रही हैं। तो इस बार महिलाओं की आजादी को समर्पित यह कार्यक्रम होगा। मैं बाबा साहब की बात दोहरा रहा हूं। 1956 में बाबा साहब ने कहा था उसी आगरा की धरती पर कि हमें अपनी गुलामी की जो मानसिकता है इसको नकारना होगा। जिन परिस्थितियों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, गुलाम बनाया है, हमें उन परिस्थितियों को भी नकारना होगा और अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट करके हमें स्वतंत्र होना होगा। और ये बात बाबा साहब ने समाज के संदर्भ में कही थी। महिलाएं भी इसी समाज का हिस्सा हैं। कार्यक्रमों में वो आती तो हैं, लेकिन वो कार्यक्रमों की आयोजक नहीं होती हैं। इस बार का 18 मार्च का कार्यक्रम हम महिलाओं को ही आयोजक बना करके बनाएंगे। और उसकी शुरुआत के लिए बता रहा हूं, 4 फरवरी को राजस्थान के अलवर जिले में महिला सम्मेलन आयोजित किया है। वो महिला सम्मेलन इसी तैयारी के लिए होगा कि 18 मार्च में हजारों महिलाएं वहां जा सकें। और उसी कड़ी के तहत 7 फरवरी का दिन जो माता रमा का जन्मदिन है, उसी दिन को आधार बना करके उपासिका मीना बौद्ध जी,
जो अभी घोषणा करके गई है कोंडली के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में सभी महिला समूहों के संयुक्त प्रयासों से वहां महिला सम्मेलन, बौद्ध महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो मेरा आमंत्रण है आयोजक टीम की ओर से, आप सभी लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको कुंडली वाले कार्यक्रम में जो 7 फरवरी को होना है उसमें जाने के लिए तैयार करें। एक बात का ध्यान रखना है, सभी महिलाएं श्वेत वस्त्र पहन करके आए, हो सके तो सफारी पहनो, ये सफारी बेचने वाले बैठे हैं, हो सके तो सूट पहनो, सूट बेचने वाले भी बैठे हैं, और मेरी बात नहीं मानो तो कुछ भी पहनो। मैंने 2 ही बातें कही हैं, या तो सफारी पहनो या सूट पहनो। अगर मेरी बात ना माने तो जो आपकी मर्जी सो पहनो, लेकिन सफेद पहनो। सफेद कपड़े पहन करके आना है, और उपासक भी सफेद कपड़े पहन करके आए जब तक सर्दी कम हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं सफेद कोट मिलते तो हैं, लेकिन फरवरी के महीने में ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। सभी को सफेद कपड़े में आना है, और इस बार हमारा प्रयास होगा कि 18 मार्च को 1 लाख महिलाओं को हम आगरा के उस मैदान में आमंत्रण दें, और सारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होगा। 1000 से ज्यादा महिलाएं जो नेतृत्व को अपने हाथ में लेकर के इस प्रचार अभियान में उतरेंगी। सभी पुरुषों से अनुरोध है, आज तक के सारे कार्यक्रम आप लोग करते आए हैं और महिलाएं आपके साथ खड़ी हो जाती थी। इस बार थोड़ा गियर बदल देना, महिलाएं खड़ी हुई है तो आप उनके साथ खड़े हो जाना, क्योंकि समाज अकेली महिलाओं से, अकेले पुरुषों से नहीं बनता है। और यह भी कह रहा हूं, जो नेतृत्व करता है उनसे, उस कार्यक्रम में बिना चूड़ियों के आना, वरना लोग मुझे कहेंगे बंते जी झूठा आंदोलन चला रहे हो, कपड़ों के रंग बदलने से जीवन नहीं बदलते, गुलामी की बेड़ियां टूटने से जीवन बदलते हैं। मैं मीना बोध जी की टीम से भी कहना चाहूंगा, कौशाम्बी की टीम से भी कहना चाहूंगा, गाजियाबाद की प्रबुद्ध भीम महिला मंडल से भी कहना चाहूंगा, चेतना महिला भी एक समूह है। मैं सभी के नाम नहीं जानता हूं, मेरा आमंत्रण सबको है, स्पष्ट है। मेरे से नाम की भी उम्मीद मत किया करो, ये मान लिया करो भंते जी ये भूल गए होंगे, लेकिन आमंत्रण स्पष्ट है। ये आमंत्रण आयोजन का नहीं है, ये आमंत्रण उस कार्यक्रम में भागीदार बनने का नहीं है, ये आमंत्रण अपनी आजादी की आवाज को बुलंद करने का आमंत्रण है। और ये महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आजादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, कोई भी कार्यक्रम बिना सहयोग के नहीं होता है। 7 फरवरी को महिलाएं जो कार्यक्रम कर रही हैं, सभी पुरुषों को बड़ा अनुभव है कार्यक्रम करने का, तो कुछ साधन संसाधन देकर के उनका सहायता करना, खाने की व्यवस्था में, टेंट की व्यवस्था में भागीदार बनना, ताकि वो कार्यक्रम को ठीक से कर सके। और ये कार्यक्रम भी इस बार बिना संसाधनों के हुआ है। मुझे ये तो नहीं पता कि इनके पास कितना आया कितना नहीं आया, लेकिन ये पता है इनके पास आया बहुत कम है। ये तो हम थोड़ा सा सहारा देते रहे, खड़े रहो, चिंता मत करो, हम पीछे खड़े हैं। मैं पीछे खड़ा हूं, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी आपको आगे कर रहा हूं, थोड़ा इनका सहारा बन जाओ। जाने से पहले थोड़ा थोड़ा अंशदान दे करके जाना, ताकि ये मुझे ना कहे कि भंते जी इस बार घाटा हो गया। घाटा होगा तो भी आप ही को पूरा करना है। आज ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर वैसे मांगूंगा। तो अच्छा है कि इनको कोई तकलीफ ना हो, अगला कार्यक्रम इससे बेहतर बन करके आए। और 18 मार्च के लिए भी, क्योंकि आयोजन बड़ा है, लाखों लोगों का कार्यक्रम होता है, 2 दिन का कार्यक्रम है। आज से सभी लोग एक मुट्ठी आटा निकाल के घर में रखना, ताकि कार्यक्रम में जाने से पहले हम खाने की व्यवस्था को समुचित प्रबंध कर सकें। और आप पहले भी आप सहयोग करते रहे हैं और उसी सहयोग की कामना मैं करता हूं।